तकरीबन 12 बजे मैं रेलवे स्टेशन पर आने वाली अपनी आखिरी ट्रेन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि तभी अचानक ही मेरी नजर ट्रेन की पटरी पर पड़ी। तो मैंने देखा कि एक नवजात शिशु उसी पटरी पर लेटा रो रहा था, जिस पर कुछ ही देर में ट्रेन आने वाली थी। इतना देखते मैं घबरा गया और उस बच्चे को उठाने के लिए एकदम से उसकी ओर बढ़ा कि तभी अचानक ही मुझे पीछे से किसी ने आवाज लगाते हुए कहा, ठहर जाओ, वहां पर मत जाना, वरना वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। उस आवाज को सुनते ही मैं एकदम से पीछे मुड़ा, लेकिन ताज्जुब की बात तो ये थी कि मेरे पीछे कोई भी नहीं था और मुझसे लगभग 100 मीटर की दूरी पर एक आध लोग बैठे हुए थे जो मेरे ही तरह आने वाली ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। मैंने उन लोगों से आवाज लगाते हुए कहा, भाई साहब, ट्रेन की पटरी पर ये किसका बच्चा लेटा है? मेरी आवाज सुनते ही कुछ लोग मेरे पास आए और एकदम से आधे वो लोग मुझसे कहने लगे, छूना मत उसे, वो उसका बच्चा है, वो तुम्हें भी मार देगी। उस आदमी की बात सुनकर मैं एकदम से सोच में पड़ गया कि ये लोग क्यों उस नवजात शिशु को बचाने के बजाय उसे वहीं पर छोड़ने को कह रहे हैं। आखिर क्या है इसके पीछे का पूरा रहस्य? और अगर कोई उस बच्चे को बचाने की कोशिश करता है तो कौन उसे मार देती है? ये जानने के लिए इस कहानी के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, मेरा नाम आदित्य है और मैं बचपन से ही घूमने फिरने का बहुत ही शौकीन हूँ। एक तरह से कहा जाए तो ये मेरी हॉबी है कि नई नई जगह पर अकेले घूमना और खासकर रात के वक्त सफर करना मुझे बहुत ही पसंद है। और मैं ऐसे ही एक और रोमांचक सफर के लिए निकल पड़ा, लेकिन ये सफर मेरे जीवन की सबसे डरावनी और यादगार किस्सा बन जाएगी, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। तो चलिए मैं आपको अपने जीवन के एक सबसे डरावने एक्सपीरियंस को एक कहानी के नजरिए से सुनाता हूँ। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है मेरे कॉलेज लाइफ के उन दिनों से, जब मैं पिछले 2 सालों से नई नई जगह पर अकेले घूमने का लुत्फ उठा चुका था। अब मैं एक ऐसी जगह पर जाने की खोज में था जहां पर मैं आज से पहले कभी नहीं गया। मई का महीना चल रहा था और इस वजह से मेरे कॉलेज की छुट्टी भी हो गई थी और इस दौरान मैं अपने कॉलेज के हॉस्टल में मौजूद था कि एक दिन रात के वक्त मैं यूट्यूब पर समर वेकेशन पर घूमने जाने के लिए वीडियो देख रहा था कि तभी अचानक से मेरे सामने एक शॉर्ट वीडियो आ गई, जिसमें मैंने देखा कि शिमला, जो कि समर वेकेशन के लिए एकदम उचित जगह थी, मैं पहली बार इस शिमला को देखते ही वहां जाने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि आज से पहले मैंने शिमला के बारे में सिर्फ सुना ही था, कभी गया नहीं था। मेरी उत्सुकता उस जगह को लेकर और भी ज्यादा बढ़ गई, तो मैंने फौरन ही अपने कुछ करीबी मित्रों से वहां जाने के विषय में चर्चा की। लेकिन अफसोस, मेरे सारे दोस्त कॉलेज के बाद अपनी जॉब के विषय में चिंतित थे। खैर, मैंने अपना पूरा मन बना लिया था कि मैं शिमला अकेले ही जाऊंगा, लेकिन मेरे सामने एक समस्या खड़ी थी कि शिमला में मेरा कोई जान पहचान का ही नहीं था। इस वजह से मुझे वहां जाने में थोड़ा संकोच हो रहा था, लेकिन मैं बचपन से ही थोड़ा जिद्दी किस्म का लड़का हूँ। एक बार जब मैंने कहीं जाने का निर्णय कर लिया तो मैं फिर किसी भी हाल में वहां पर जाकर ही रहता हूँ। मैंने अपने नजदीकी रेलवे स्टेशन से शिमला के लिए ऑनलाइन टिकट बुक कर ली, जो कि बृहस्पतिवार के दिन की थी और आज का दिन सोमवार था, यानी कि लगभग आज से 3 दिन बाद मुझे उत्तर प्रदेश लखनऊ रेलवे स्टेशन से शिमला के लिए निकलना था। दरअसल मेरा घर तो उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में है, लेकिन मैं गोरखपुर के सरकारी कॉलेज में रहकर पढ़ाई करता हूँ और जब कभी भी मेरे कॉलेज की छुट्टी होती है तो मैं घूमने फिरने के लिए नई नई जगहों पर निकल पड़ता हूँ, कभी अपने दोस्तों के साथ तो कभी अकेले, और इस बार मेरे अकेले का ही सफर था। अगले 2 दिनों में मैंने कुछ हफ्तों के लिए कपड़े और ट्रेन में खाने पीने के लिए सामान पैक कर लिया और आखिरकार वो दिन भी आ गया जब मुझे लखनऊ से शिमला के लिए निकलना था। बृहस्पतिवार के दिन मैं सुबह के तकरीबन 9 बजे अपने साथ में एक हैंडबैग लिए गोरखपुर से लखनऊ के लिए रवाना हुआ और शाम के तकरीबन 1 बजे तक मैं लखनऊ रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया और अब लगभग 1 घंटे के बाद मेरा सफर शुरू होने ही वाला था। तब तक मैं वहीं स्टेशन पर आने वाली ट्रेन का इंतजार करने लगा। दरअसल रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद मुझे पता चला कि कोई तकनीकी प्रॉब्लम के चलते मुझे एक और ट्रेन बदलनी थी, जो कि खुशकिस्मती से शिमला में मुझे बड़ोग रेलवे स्टेशन पर ट्रेन बदलना था, जिसमें मात्र 2 घंटे का मेरा सफर था। उसके बाद मैं अकेले अपने मंजिल पर पहुंच जाऊंगा।
मैं इन्हीं सब ख्यालों में खोया हुआ था कि कब रेलवे प्लेटफार्म पर ट्रेन आकर रुक गई, मुझे पता ही नहीं चला। मैं जल्दी से अपनी बोगी में भागकर जाकर बैठ गया। पहले के मुकाबले आज के दिन काफी शांति थी और मैं जिस बोगी में बैठा हुआ था तो उस बोगी में भी काफी कम ही लोग मौजूद थे। और उन्हीं लोगों में से दो बड़े विचित्र तरह के आदमी, जिनके कपड़ों से ऐसा लग रहा था कि वे बड़े ही पिछड़े हुए गांव के हैं, वो मेरे सामने की सीट पर बैठे आपस में कुछ फुसफुसा रहे थे, जो कि मुझे थोड़ी बहुत ही समझ आ रही थी। खैर, मैंने उन लोगों पर इतना ज्यादा ध्यान देना उचित नहीं समझा और मैं अपने आप में ही मगन ट्रेन की खिड़की से बाहर का नजारा देख रहा था और उन खूबसूरत क्षणों को अपने मोबाइल के कैमरे में समेट रहा था। ट्रेन की खिड़की से आ रही वो ठंडी हवाएं मेरे माथे से होकर गुजर रही थी। उस वक्त मैं उन लम्हों को अपने शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा था। अब धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और अब रात के तकरीबन 9 बजने को हो गए थे। अब लगभग 2 घंटे में ही ये ट्रेन बड़ोग रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाली थी, जहां से मुझे ट्रेन बदलनी थी कि तभी सामने की सीट पर बैठे वो अधेड़ उम्र के आदमी, जो अजीब ढंग से कपड़े पहने हुए थे, वो आपस में कुछ फुसफुसाने लगे, लेकिन उनके शब्द मुझे समझ में नहीं आ रहे थे कि तभी उनके द्वारा कही गई एक शब्द मुझे स्पष्ट रूप से सुनाई दी, जो ये था कि सुना है वो बड़ोग रेलवे स्टेशन भूतिया है। उस रेलवे स्टेशन पर अनेकों रहस्यमय मौतें हो चुकी हैं। दोस्तों, उन दोनों आदमियों को इस प्रकार की बातें करते देख एक पल को मैं तो हैरान ही हो गया, लेकिन मैंने अपने आप को ये दिलासा देते हुए मन में विचार किया कि मैं भी खामखा इन लोगों की बातों में सोच रहा हूँ। ये सारी चीजें किस्से कहानियों में ही होती हैं, असल जिंदगी में थोड़ी ना ऐसा होता है। कि तभी एकदम से मेरे सामने की सीट पर बैठा वो अधेड़ उम्र का आदमी मुझसे बोल उठा, होती हैं, तुम ऐसी इन शक्तियों को नकार नहीं सकते। उस आदमी के इतना कहते ही मेरे रोंगटे एकदम से खड़े हो गए, क्योंकि मैंने ये बात सिर्फ अपने मन में सोची थी। तभी मैंने उस आदमी से थोड़ी डरी आवाज में पूछा, लेकिन आपको कैसे पता कि मैं क्या सोच रहा था? मेरे इतना कहते ही वो आदमी एक अजीब सी मुस्कान भरते हुए मेरी ओर देखने लगा। मैं थोड़ा सकपका सा गया था और वहीं अपनी सीट पर बैठे उन दोनों आदमियों को अनदेखा करने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेरे मन में कहीं ना कहीं एक डर ने अपना घर कर लिया था। रात के तकरीबन 11:30 पर हमारी ट्रेन शिमला बड़ोग रेलवे स्टेशन पर आकर रुकी। ट्रेन के रुकते मैं अपना बैग लिए ट्रेन से नीचे उतरा कि तभी ट्रेन से उतरते वक्त मेरे कानों से एक गर्म सांसों की हवा में एक आवाज आके टकराई। उस आवाज को सुनते मैं सन्न रह गया और झट से आकर मैं उस स्टेशन पर बैठ गया। और जैसे मैंने अपनी बोगी की ओर नजर घुमाई तो वो दोनों आदमी जिस बोगी में मैं बैठा हुआ था, वहीं बैठे वो लोग बड़ी अजीब तरह से मुझे घूरे जा रहे थे। और फिर कुछ ही देर में वो ट्रेन चल पड़ी और मैं वहीं स्टेशन पर बैठा आने वाले अपनी ट्रेन का इंतजार करने लगा। इंतजार करते करते रात के ठीक 12 बज गए और रात के ठीक 12 बजे मुझे एक छोटे से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। और जैसे मैंने अपनी नजर चारों तरफ घुमाई तो मैंने देखा कि एक नवजात शिशु रेलवे लाइन की पटरी पर लेटाया गया था और वो लगातार रोए जा रहा था। उस छोटे से बच्चे को इस हालत में देख मैं तो भावुक हो गया और मैं उस बच्चे को उठाने के लिए रेलवे लाइन की पटरी की ओर बढ़ा, क्योंकि कुछ ही देर में ट्रेन उसी पटरी पर आने वाली थी। अभी मैं उस बच्चे के थोड़े नजदीक पहुंचा ही था कि एकदम से किसी ने मेरे पीछे से आवाज लगाई, ठहर जाओ, वहां मत जाना, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। मैं उस आवाज के सुनते ही सहम गया और झटके से मैं पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि मेरे पीछे कोई नहीं था, लेकिन मेरी दाईं तरफ मुझसे तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर कुछ लोग खड़े हुए थे, जो कि शायद मेरे ही तरह आने वाली ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। मैंने थोड़ी तेज आवाज में कहा, भाई साहब, ट्रेन की पटरी पर ये किसका बच्चा है? मेरी बात सुनकर वो लोग एकदम से मेरे पास दौड़ते हुए आए और इससे पहले कि मैं उनसे कुछ कहता कि वो लोग एकदम से मुझसे कहने लगे, छूना मत उसे, वो उसका बच्चा है, वो तुम्हें भी मार देगी। उन लोगों की बात सुनकर मैं अचरज में पड़ गया कि ये लोग उस बच्चे को बचाने के बजाय किस तरह की बातें कर रहे हैं। और मैं अभी इसी बारे में सोच रहा था कि तभी एकदम से ट्रेन के आने की हॉर्न बजी, जिसे सुनकर मैं फौरन उस बच्चे को बचाने के लिए पटरी की ओर बढ़ा ही था कि तभी उन लोगों ने मुझे कसकर पकड़ लिया और कहने लगे, कुछ देर रुक जाओ, अभी सब कुछ पता चल जाएगा। कि तभी वो ट्रेन उस बच्चे के थोड़े नजदीक पहुंची ही थी कि ना जाने कहां वो बच्चा अपने आप ही अदृश्य हो गया। मैं अचरज में पड़ गया कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं इसी विषय में सोचता हुआ अपनी बोगी की ओर बढ़ा, जहां मेरे साथ 2 लोग और आए और कुछ ही देर में मैं अपनी बोगी में आकर बैठ गया।
जहां मेरे साथ वो दो लोग भी बैठे हुए थे। मैं जिस बोगी में बैठा हुआ था उस बोगी में भी मात्र हम 3 ही जन मौजूद थे और एक अजीब तरह का सन्नाटा पूरे स्टेशन पर पसरा हुआ था। अब कुछ देर में ट्रेन भी चलने लगी और वो लोग जिन्होंने मुझे उस बच्चे की मदद करने से रोका था, मैं उन लोगों से उस बच्चे के बारे में पूछने लगा। मेरी बात सुनकर उनमें से एक आदमी ने इस घटना के पीछे के रहस्य के बारे में मुझे बताते हुए कहने लगा, जितना कि मुझे पता है एक छलावा है, क्योंकि जब ट्रेन के आने में कुछ ही क्षण बच जाते हैं, ठीक उसी वक्त लोगों को वो बच्चा दिखाई देता है और जैसे कोई शख्स उस बच्चे को बचाने जाता है तो वो शख्स ट्रेन के नीचे आ जाता है। दोस्तों, उस आदमी की बात सुनकर मैं जिज्ञासावश उस आदमी की बात को काटते हुए बोला, तो फिर आप ऐसे क्यों कह रहे थे कि अगर उस बच्चे को बचाने गए तो वो मार देगी? मेरी बात का जवाब देते उस आदमी ने कहा, अभी ये वक्त नहीं है उसका नाम लेने का। मैंने थोड़ी गुस्सैल आवाज में उस आदमी से कहा, नाम क्या है उसका? मेरी बात सुनकर उस आदमी ने कहा, नैनी नाम है उसका। दरअसल आज से तकरीबन 10 साल पहले इसी रेलवे स्टेशन के बगल के एक बस्ती में एक नवयुवक कहीं से अपनी प्रेमिका को भगा कर लाया था। एक दिन वो इसी रेलवे लाइन की पटरी से होकर अपने पति के साथ राशन का कुछ सामान लिए अपने घर लौट रही थी। इसी दौरान रात के तकरीबन 10 बज रहे थे कि तभी अचानक से कुछ बदमाश उस औरत के साथ छेड़छाड़ करने लगे और जब उसके पति ने उन बदमाशों का विरोध किया तो वो लोग उसके पति को बड़ी ही बुरी तरह से पीटने लगे, जिसके कारण उसका पति बेजान हो गया और उसके सामने वो लोग उस औरत के साथ छेड़छाड़ी करने लगे और वो औरत रोती बिलखती उन बदमाशों के पैरों में गिर पड़ी। वो अपने आप को छोड़ देने के लिए बोल रही थी, लेकिन उन जालिमों ने उस असहाय औरत की एक ना सुनी और जैसे उन दरिंदों का हवस शांत हुआ कि उन्होंने उस औरत को ट्रेन के आगे कटने के लिए फेंक दिया। रूह कपकपा देने वाला वो खौफनाक दृश्य देखकर उसका पति ये सब बर्दाश्त ना कर सका और उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। 2 मासूम जिंदगी एक ही रात में यूं इस तरह भयानक तरीके से खत्म हो गई और पुलिस प्रशासन को इसके बारे में कानो कान खबर नहीं हुई और इस घटना के बाद से अक्सर लोगों को कभी भी वो औरत ट्रेन के पटरी पर दिखाई पड़ती है तो कभी वो नवजात शिशु। दोस्तों, इतना कहकर वो आदमी भावुक होकर घुटनों को अपने माथे से लगाए बोगी के एक कोने में जाकर रोने लगा। इतनी दर्द भरी ये पूरी घटना सुनकर मेरी भी आंखें नम हो गई थी। मैं इसी बारे में सोचने लगा कि आखिर कोई इंसान इतना नीच कैसे हो सकता है। मैं इन सब ख्यालों में खोया उदास होकर बैठा ही था कि तभी एक सवाल अचानक से मेरे जहन में उठा कि अगर इस घटना के बारे में किसी को नहीं मालूम था, ना पुलिस प्रशासन और न ही किसी अन्य लोगों को, तो इनकी सटीक जानकारी इस आदमी को कैसे मालूम? जैसे इस सवाल मेरे जहन में उठा तो मेरे हाथ पांव एकदम से कांपने लगे और वो आदमी जो मेरे साथ साथ इस घटना के बारे में बड़ी गौर से सुन रहा था, उसने भी मेरे उस आदमी की ओर डरी हालत में इशारा करते हुए मेरे कान में फुसफुसाया, वो देखो, उस आदमी की रोने की सिसकियां और तेज होने लगी हैं कि तभी एकदम से हमारी बोगी की लाइट जलने बुझने लगी। अब एक तरफ से उस आदमी की रोने की आवाज और भी बढ़ती गई, जैसे मानो ऐसा लग रहा था कि एक आदमी और एक औरत दोनों एक साथ रो रहे हों कि तभी अचानक ही मेरे बगल की सीट पर बैठा वो आदमी रो रहे उस शख्स की ओर धीमे कदमों से आगे की तरफ बढ़ने लगा। मैंने इशारे से उस आदमी को आगे बढ़ने से मना किया, लेकिन वो आदमी नहीं माना, क्योंकि शायद वो शख्स जो इस वक्त रो रहा था वो उस दूसरे आदमी का कोई करीबी ही था। और जैसे उस आदमी ने उस रो रहे शख्स के कंधे पर हाथ रखा तो सामने का वो भयानक मंजर देख मेरा तो पूरा शरीर ही कांप उठा। दरअसल मैंने देखा कि वो आदमी जो रो रहा था उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा भयानक हो गया था। उसने एक झटके से उस दूसरे शख्स की गर्दन को पकड़ा और वहीं पर पटक दिया और एक भयानक आवाज में घुर्राते हुए कहने लगा, किसी को नहीं छोड़ूंगी, सब मरेंगे। मैंने थोड़ी हिम्मत भरते हुए कपटी आवाज में कहा, इसमें हमारा क्या दोष है? दोषी तो वो है, हमने क्या किया है? मेरे इतना कहते वो आदमी एकदम से मेरी ओर झपटा, जिसके डर के मारे मैं सीधा बोगी के दरवाजे की तरफ भागा कि तभी अचानक एक असहनीय दर्द मुझे महसूस हुआ। मुझे ऐसा लगा कि किसी धारदार चीज से मेरे पेट पर किसी ने वार किया हो। दर्द के मारे मैं बोगी में बेजान होकर गिर पड़ा और धीरे धीरे मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया। फिर अगली सुबह मैंने अपने आप को शिमला रेलवे स्टेशन के एक बेंच पर लेटा पाया। मैं अपनी आंखें मीचते उठा तो मुझे बहुत ही ज्यादा थकान महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि मैं काफी वक्त के बाद सोकर उठा हूँ। मैंने अपना बैग लिया और जिस जगह मैंने होटल में कमरा बुक किया था मैं उस जगह की ओर निकल पड़ा। दोस्तों, ऑटो में बैठा मैं कल रात की घटना के बारे में सोच रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था
कि वो कोई डरावना सपना था या कोई छलावा। इसी बारे में सोचता हुआ मैं रूम पर पहुंचा और रूम में पहुंचते ही थकान के कारण मैं गर्म पानी से नहाने चला गया। और जब मैं नहाकर कपड़े बदलने शीशे के सामने आया तो मैंने देखा कि मेरी पीठ पर गाढ़े खून के काले धब्बे में एक पंच का निशान था। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही।